Now my screen is visible. Yes, sir. Yes, na? Okay. Yes, sir. Okay. We will start. This lecture is delivering under the Prerna schemes for the preparing the SC/ST students for the higher educations. Okay. So in the last year, we already know about the Prerna schemes. Okay. Now today we will discuss about the heat transfer subject. First, what is the weightage of the heat transfer? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए और उस एग्जाम में से उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना उसमें प्रिपेयर रहना है। अगर कोई एग्जाम 100 मार्क्स का है, अगर वहां से 1 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है तो यू कैन क्या कर सकते हो, उसको आप स्किप कर सकते हो। अगर लेंदी सब्जेक्ट है और कम मार्क्स के लिए आप कर रहे हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेटेज एनालिसिस ऑफ द हीट ट्रांसफर फर्स्ट in the 2020 year. 2020 year means last to last year. Paper 1 and paper 2. What is the meaning of paper 1 and paper 2? पेपर 1 एंड पेपर 2 ऐसा नहीं है कि पेपर 1 भी आपको देना है और पेपर 2 भी आपको देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर 1 एंड पेपर 2 मीन्स जैसे कि स्लॉट आपको दिए जाते हैं, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट या मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, ठीक है, ये स्लॉट होते हैं, आपको एक ही पेपर इसमें से देना है। ठीक है, जो भी आपका स्लॉट आएगा, जो भी आपको एडमिट कार्ड में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो पेपर 1 7 मार्क्स के लिए दिया हुआ था एंड पेपर 2 6 मार्क्स। 6 मार्क्स मतलब मैं हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले हमें वेटेज पता होना चाहिए। ठीक है, 100 आउट ऑफ 6 ये बहुत बड़ी बात होती है अगर 6 मार्क्स की मार्क्स भी आप एक सब्जेक्ट से गेन करते हो तो। ओके, तो इन द 2020 ईयर्स पेपर 1 is 7 marks and paper 2 is 6 marks. Next, last year, that means 2019 ईयर, 2019 में पेपर 1 6 मार्क्स एंड पेपर 2 इज 7 मार्क्स। एंड 2018 में पेपर नंबर 1 इज 4 मार्क्स एंड पेपर नंबर 2 इज 5 मार्क्स। एंड 2017 में पेपर 1 इज 5 मार्क्स एंड पेपर 2 इज 6 मार्क्स। तो एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता चलता है कि जो वेटेज है इस सब्जेक्ट का हीट ट्रांसफर का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स एंड मिनिमम टू मिनिमम 5 मार्क्स। ओके, तो 5 to 10 मार्क्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, यू नो वेरी वेल 5 मार्क्स क्या होते हैं, 10 मार्क्स क्या होते हैं, वो भी गेट एग्जाम है। जिन्होंने लास्ट ईयर दिया होगा वेरी गुड, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग दिया 3rd ईयर में। बट इस ईयर आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है और आपको क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने चाहिए। और पहले सबसे पहले तो आपको वेटेज पता होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, इसलिए मैंने वेटेज आपको प्रॉपरली पहले बता दिया। ओके, नाउ जस्ट 1 मिनट। ठीक है, व्हाट इज कंटेंट्स, व्हाट विल बी स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं पूरा का पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ाऊंगा, ये माइंड से निकाल लो। ठीक, मिनिमम से मिनिमम लेक्चर मिलते हैं और इस मिनिमम से मिनिमम लेक्चर में हमें मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है। ठीक है, ऐसा मत सोचना है कि सर हीट ट्रांसफर पूरा पढ़ाएंगे पहले दिन से आखिरी दिन तक, जैसे हमने 5th सेमेस्टर में किया था। ओके, और मैंने 5th सेमेस्टर वालों को इसमें लिया भी नहीं है, आई थिंक नहीं है कोई। ओके, क्योंकि ये क्लास फाइनल ईयर वालों के लिए है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ तो व्हाट विल बी स्टडी अबाउट दी हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में क्या क्या आपको पढ़ना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, एक आज क्लास लूंगा मैं, इसमें आपको 2 से 3 मार्क्स तो मिनिमम मिलने ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ प्रॉपरली नोट करके रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर प्रॉपरली आपको नोट्स चाहिए हीट ट्रांसफर के कि ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर उसमें सॉल्व हो, तो ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बट आपका काम क्या है, प्रॉपरली लेक्चर को सुनना। ओके, तो सबसे पहले कंडक्शन से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, जिसमें से थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग मटेरियल की क्या क्या होती है एक टेबल में आपको बताऊंगा, और वहीं से 4-5 क्वेश्चंस आए हुए, 4-5 पूछने की एक ही साल सर 4-5 क्वेश्चन आए क्या,
बट वो थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर 5 क्वेश्चंस, मतलब हर ईयर अलग अलग आए होके कुछ क्वेश्चंस अलग अलग टर्म में बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज अ फोर्स कन्वेक्शंस, फ्री कन्वेक्शंस, रेडिएशंस एंड द हीट एक्सचेंज. ओके, तो conductions, convections, radiation and the heat exchanger are the contents of the heat transfer subject. Okay, now first thing is what is the difference between engineering thermodynamics and the heat transfer. ये थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं क्लियर करवा दूं ताकि आप आगे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें. What is the difference between engineering thermodynamics and heat transfer? Anyone? किसी को अगर पता है तो शॉर्ट में बता के मुझे आगे निकलने के लिए. किसी को पता है? Anyone? What is the difference between engineering thermodynamics and the heat transfer? Anyone? किसी को पता है? हाँ. सर इंजीनियर थर्मोडायनेमिक्स में हम सर पूरा नॉलेज, हम थर्मोडायनेमिक्स में मतलब हीट के बारे में पूरा नॉलेज लेते हैं. आ, Yes. और सर एसटी में इसमें हीट ट्रांसफर नहीं, एसटी का नहीं पता. नहीं पता. Okay. Your semester 7 semester student शिवम. यस सर. ओके, नो इशू. ठीक है, तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में हमने 3 इज की बात की थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 इज? एनीवन प्लीज टेल मी. ये इसलिए पूछता हूं मैं आपको क्योंकि आपको मैंने पढ़ा चुका हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 इज? एंथैल्पी, एंट्रोपी और नो नो नो. एनीवन? आकाश, तामगड़े, बहुधान्य. सर जस्ट एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड एंथैल्पी, राइट? Energy, equilibrium and enthalpy. We are study about the energy, enthalpy and the equilibrium. What is the meaning of equilibrium? इसको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स और इसको हीट ट्रांसफर हम क्यों बोलते हैं? ठीक, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी इक्विलिब्रियम स्टेट की जहां पे सेम टेम्परेचर होता है. टेम्परेचर कैसा होता है? सेम टेम्परेचर होता है. जैसे कि T1 इट इज इक्वल टू T2. तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट हम नहीं बोल सकते. ट्रांसफर ऑफ हीट हम यहाँ पे नहीं बोल सकते. बट इन दी हीट ट्रांसफर में नाम ही दिख रहा है वहां से हीट ट्रांसफर. नाम दिख रहा है ट्रांसफर ऑफ द हीट. तो यहाँ पे T1 इट इज नॉट इक्वल टू T2. अगर ये कंडीशंस है तो हीट ट्रांसफर ऑब्वियसली होगा ही होगा. बट यहाँ पे हीट ट्रांसफर कुछ भी नहीं होगा. जैसे कि रूम टेम्परेचर की मैं बात करूं, एक आपने कप 1 कप कॉफी लिया, आपने टेबल के ऊपर रख दिया. कब तक वो इक्विलिब्रियम में न आ जाए, मतलब T1 इक्वल टू T2 ना हो जाए, तब तक वो हीट ट्रांसफर करते रहेगा. और जब T1 और T2 इक्वल हो गया तो आप बोलोगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया. दैट मीन्स इट इज अ सेम टेम्परेचर एंड इट इज अ डिफरेंट टेम्परेचर. तो इसमें जो ड्राइविंग पोटेंशियल्स होता है वो टेम्परेचर होता है. टेम्परेचर डिफरेंस होता है इसमें ड्राइविंग पोटेंशियल, इसलिए हम इसको हीट ट्रांसफर बोलते हैं. दूसरी चीज, अगर कोई कप है, मैं बोल रहा हूं एक कप है जिसका टेम्परेचर, कप मतलब कॉफी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है. तो व्हाट विल बी हैपन? The heat transfer from the lower temperature to high temperature or high temperature to lower temperature, हायर टू लोअर. higher to lower. तो ये सिचुएशन ही है कि हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम दी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ओके, तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हमारी हीट हमेशा फ्लो. सेकेंड थिंग, मैं अगर पूछूं आपको आफ्टर दी 2 मिनट या आफ्टर दी 1 मिनट या आफ्टर दी 30 सेकेंड्स कि जो टेम्परेचर है कप का और रूम का कितना हुआ, तो ये मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बता सकता. यहाँ पे मैं नहीं बता सकता कि आफ्टर दी 30 सेकेंड या आफ्टर दी 1 मिनट जो टेम्परेचर है T1 और T2 समझ में आ रहा है? ये कोई रूम है और ये कोई कप है. तो यहाँ का टेम्परेचर मैं बोल रहा हूँ T1 और रूम का टेम्परेचर मैं बोल रहा हूँ T2. तो आफ्टर दी
30 सेकेंड, आफ्टर दी 30 सेकेंड तो आप बता सकते हो कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है और यहाँ का रूम का टेम्परेचर कितना है। तो वो किससे बताओगे आप? वो बताओगे इस हीट ट्रांसफर से। बट अगर इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे दो चीज हम बता सकते हैं कि स्टार्टिंग का टेम्परेचर कितना है और एंड का टेम्परेचर कितना है। मतलब स्टार्टिंग का टेम्परेचर T1 कितना है, T2 कितना है, बट आफ्टर सम टाइम अगर मैं बोलूंगा तो वही चीज मुझे देखने के लिए मिलेगी, वहां पे टेम्परेचर नहीं बता सकते कि कितने समय बाद टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। दैट मीन्स टेम्परेचर इक्वल्स है, इसलिए हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं। तो हमेशा हीट ट्रांसफर में ध्यान रखिएगा, द हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इन द केस ऑफ द हीट ट्रांसफर द ड्राइविंग पोटेंशियल इज ओनली टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? Yes. ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन द इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, ये एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक दिख रही होगी आपको, क्या दिख रही? हीटिंग रॉड या हीटेड रॉड, और यहाँ पे एक कूलिंग मीडियम दिख रहा है। हीटिंग रॉड मीन्स दैट इज जस्ट 1 मिनट, pointer. Okay. Now here the cooling medium that means the temperature is near about the 20 degrees Celsius, and the heating rod that means the temperature is 90 degrees Celsius. Assume that. Okay, then what is the sentence? The heat is always flow from higher temperature to the lower temperature. That means the heat जो होगी इस हीटिंग रॉड से इस कूलिंग मीडियम में आएगी। और कब तक आएगी? कब तक आएगी? जब तक यहाँ का टेम्परेचर ये 90 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस दोनों का मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब यहाँ का टेम्परेचर भी सेम आएगा और यहाँ का टेम्परेचर भी सेम आएगा। दैट मीन्स दिस इज द T1, इट इज इक्वल टू द T2। तब तक हीट फ्लो होते रहेगी, तब तक हीट फ्लो होते रहेगी। अगर मैं बोलूँ कि आफ्टर द 2 मिनट इस रॉड का टेम्परेचर क्या होगा और इस कूलिंग मीडियम का टेम्परेचर क्या होगा, तो यू नो वेरी वेल फ्रॉम द हीट ट्रांसफर से हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस हीटिंग रॉड का टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर 10 सेकेंड या आफ्टर 30 सेकेंड जब भी पूछा है, ठीक है। और आफ्टर 30 सेकेंड इस कूलिंग मीडियम का टेम्परेचर क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? इसका टेम्परेचर ड्रॉप होते जाएगा और इस कूलिंग मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। ओके, नाउ जो चीज मैंने अभी तक बताई वही चीज मैं यहाँ पे रीड करके बता रहा हूँ। द थर्मोडायनामिक्स इज ओनली डिटरमाइन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्टेट ऑफ द हीट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर और एंडिंग पॉइंट का हीट टेम्परेचर वो बताएगा, बाकी ठीक है। नाउ हियर द हीट ट्रांसफर इज डिटरमाइन द हीट एट द एनी पॉइंट। ठीक है, कहीं पे भी हम हीट बता सकते हैं, कहीं पे भी हम टेम्परेचर को काउंट कर सकते हैं कितने भी टाइम पे। मतलब टाइम की अगर बात होगी तो हीट ट्रांसफर काम करेगा, अगर टाइम की बात नहीं होगी तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स काम करेगा। इट अकर्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ओनली, इट इज द सेम टेम्परेचर। किसमें है? सॉरी, ये सेंटेंस चेंज करना आपको, ठीक है। इट इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किस में आएगा? हीट ट्रांसफर में आएगा। और सेम टेम्परेचर किस में आएगा? इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में आएगा। इधर का उधर हो गया था, ठीक है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। It concerned with the equilibrium state. Yes, already told you. ठीक है, equilibrium state that means the thermodynamic it is the non equilibrium state. ठीक है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? इसकी मैं बात कर रहा हूँ heat transfer की। And last sentence is the fourth sentence. It does not tell about the nature and time rate. Time rate बताता है कि thermodynamics बिल्कुल भी time rate नहीं बताता है, but time rate कौन बताता है? Heat transfer is tell the time. ओके, किसी को कुछ डाउट यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? ओके, नाउ व्हाट इज द मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर? द हीट इज, आपको पता है हीट ट्रांसफर क्या होता है? द हीट ट्रांसफर इज अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया। अभी मैंने बताया था, एक हीटिंग रॉड ली थी, एक कूलिंग मीडियम लिया था, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब आप बोल सकते हो कि ये हीट ट्रांसफर है। द हीट ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज driving potentials, yeah, driving force between the points where the heat is received and where the heat is
ओरिजिनेटिंग। ओके, दैट मीन्स द हीट ट्रांसफर का जो ड्राइविंग पोटेंशियल्स होगा वो हमेशा हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, heat is always tend to the flow from the high temperature point to the lower temperature point। जो चीजें मैंने बताई वही चीजें यहाँ पे लिखी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनीवन? कुछ डाउट यहाँ तक? ये बेसिक चीजें थोड़ी बतानी थी मुझे। नाउ मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर, दे आर द थ्री बेसिक मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर: कंडक्शंस, कन्वेक्शंस एंड द रेडिएशंस। ओके, व्हाट इज द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन? एक सिंगल एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे कि आप घर पे चाय बनाते होगे, ठीक है, अगर उस मग को आपने पकड़ लिया तो वहां से क्या होगा, सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर दिखाई दे रहा। दैट मीन्स सेम मीडियम में जब भी हीट ट्रांसफर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्हेन द हीट इज ट्रांसफर इन द सेम मीडियम इज नॉन एज अ कंडक्शन। ओके, now when the heat is transferred by the some medium of the solid and some medium of the liquid or gas, this is mode of the heat transfer is known as a convection heat transfer। मतलब सेम मीडियम में हीट ट्रांसफर नहीं होगा, डिफरेंट मीडियम में होगा। डिफरेंट मीडियम दैट मीन्स सॉलिड और लिक्विड में होगा, मतलब दो मीडियम हो गए उसमें हीट ट्रांसफर होगा। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि क्या हो रहा है, यहाँ से कन्वेक्शन दिखाई दे रहा है। ये कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मतलब यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड दिख रहा है जो फर्नेस है, ठीक है, जो मग है ये सॉलिड है, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है, किसमें हो रही है, इस लिक्विड में हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज द रेडिएशन? द रेडिएशन इज द मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर देयर इज अ नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण यहाँ से हीट ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि आपने ठंडी के दिनों में देखा होगा, हीटर लगाते हो, ऐसे हाथ वहाँ पे रखते हो तो हीट तो आ रही है आपके हाथों में, आ रही है हाथों में, तो किसी मीडियम से आ रही, क्या बिल्कुल भी किसी भी मीडियम से हीट ट्रांसफर नहीं होगी। देयर इज अ नो मीडियम इन द हीट ट्रांसफर। ओके, do you know very well conductions, convection and the radiations? हाँ या ना? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस। किसी को यहां तक डाउट? कंडक्शन मीन्स सेम मीडियम, सेम मीडियम, ओके, जस्ट 1 मिनट। एंड कन्वेक्शन मीन्स डिफरेंट मीडियम, एंड रेडिएशन मीन्स नो मीडियम। ये आपको पता होना चाहिए, सेम मीडियम, डिफरेंट मीडियम एंड नो मीडियम। क्वेश्चंस आया हुआ है बहुत बार, आईईएस में आए हुए छोटे छोटे क्वेश्चन, इसरो, बार, डीआरडीओ, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा द डिफरेंट मीडियम ऑफ द हीट ट्रांसफर इज नोन एज अ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन और ऑल ऑफ द एबो। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, ये बच्चों वाला खेल है, लेकिन सब होने के बाद वही चीज आपको समझ में नहीं आती। मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर में हम अगर बात करेंगे कंडक्शन की, ठीक है, अगर कंडक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो कंडक्शंस होता क्या एक्चुअली, ठीक है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अनदर इन अ फिजिकल कांटेक्ट with it or without the appreciable displacement of the molecules। लिखने के लिए तो अच्छी अच्छी कहानी लगती है कि ये लिखा हुआ क्या है, बट यहाँ पे समझिएगा कि अगर यहाँ पे एक वन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस अगर मैं लूँ ए है और अनदर पार्ट ऑफ द सब्सटेंस यहाँ पे बी है, बट क्या बोला है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस मतलब जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है, सेम है। मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, ये कोई एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिंगल मटेरियल से बना हुआ है, सिंगल मटेरियल से बना हुआ है। दैट मीन्स जो थर्मल कंडक्टिविटी है, कहीं पे भी आप थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर देखोगे तो एक ही वैल्यू आएगी थर्मल कंडक्टिविटी की। मतलब ऐसा नहीं कि ये ब्रास से बना हुआ है और ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है, या फिर ये एल्यूमिनियम से ये किसी कास्ट आयरन से बना हुआ है, एक एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये सिंगल मटेरियल से बना हुआ है। सिंगल मटेरियल मतलब हर पॉइंट पे थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल होगी, ठीक है। अगर यहाँ का टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ कि 20 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का
टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और यहां से मैं हीट दे रहा हूं, यहां से मैं हीट दे रहा हूं। अगर यहां से मैं हीट अगर इसको दे रहा हूं तो क्या समझ में आ रहा है आपको, हीट यहां से गई तो सबसे ज्यादा हीटेड कौन होगा, ये वाला पोर्शन हीटेड होगा, ये वाला पोर्शन हीटेड होगा। फिर इसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, हीटअप करते जाएंगे, हीटअप करते जाएंगे। तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है, सेम सब्सटेंस से यहां से आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है, वन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस का मतलब यह है कि थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल्स होगी उसमें। किसी को कुछ डाउट यहाँ पे, किसी को कुछ डाउट यहाँ तक, नो ओके। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम किसी दो मटेरियल को लिखा हुआ है और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अनदर इन अ फिजिकल कांटेक्ट विद और विदाउट द अप्रेशिएबल डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट में रखो या फिर विदाउट डिस्प्लेसमेंट, वी कैन फ्लो द हीट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर हमने दो मटेरियल को एक तरीके से यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आप क्या करोगे, इसके कांटेक्ट में रखोगे, वन टू अनदर फिजिकली कांटेक्ट में है। ये पॉइंट देखिए यहाँ पे फिजिकली कांटेक्ट में दिख रहे हैं आपको, ये अगर फिजिकली कांटेक्ट में दिख रहे हैं तो हीट इज ऑलवेज प्रोग्राम, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट क्या हो जाएगी, तब तक इक्वल, जब तक इक्वल ना हो जाती तब तक यहाँ से हीट फ्लो होते रहेगी। बट क्या कि जो हीट इज फ्लो फ्रॉम दी हाई टेम्परेचर टू दी लोअर टेम्परेचर व्हेन द सेम मीडियम दैट मीन्स सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये भी क्या है, सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है, कहीं लिक्विड और गैस आया कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो सेम मीडियम में हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दिया, सेम मीडियम में हीट ट्रांसफर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। एनीवन कोई डाउट, नो। Now next one is a modes of the heat transfer is the convection heat transfer. Okay, the convection heat transfer is a different medium of the heat transfer. Different medium of the heat transfer, that means it is a transfer of the heat from the one place to the another by the movement of the fluid. Okay, by the movement of the fluid. जैसे कि यहाँ से कोई फ्लूइड आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि T इनफाइनाइट टेम्परेचर से यहाँ से U वेलोसिटी के साथ यहाँ पे कोई आपका फ्लूइड आ रहा है, u वेलोसिटी के साथ या u इनफाइनाइट वेलोसिटी के साथ यहाँ से कोई फ्लूइड आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है बेटा, इस सरफेस के ऊपर आ रहा है, इस सरफेस के ऊपर आ रहा है, जिसका टेम्परेचर मैं बोल रहा हूँ, इसका जो टेम्परेचर है वो Ts है, इसका जो टेम्परेचर जो दिख रहा है वो Ts है। Ts दैट मीन्स सरफेस टेम्परेचर एंड T इनफाइनाइट मीन्स जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर। तो क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड फ्लो होते जाएगा, फ्लूइड फ्लो होते जाएगा। बट जब फर्स्ट लेयर से जब हीट यहाँ से मतलब जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर से जो फ्लूइड पास होगा वो क्या करेगा, वो स्टिक होते जाएगा इसके कारण, इस सरफेस के कारण ये क्या होगा, स्टिक होते जाएगा। स्टिक जैसे जैसे स्टिक होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जो इनफाइनाइट से आ रहा था वो अब यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगी। तो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, पहले कुछ इस तरीके से वेलोसिटी है, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, जैसे जैसे इस सरफेस से वो दूर जाते जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी और आपको ये पॉइंट मिलेंगे, ये पॉइंट आपको मिलेंगे। ये पॉइंट मिलने के बाद आपको एक चीज दिखाई देगी, ठीक, क्या दिखाई देगी, ये पॉइंट जो दिख रहे हैं आपको, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं इसको आप मिलाते चले जाओ, ठीक है। तो ये जो प्रोफाइल होता है उसको कन्वेक्शंस आप बोल सकते हो, मतलब ये एक प्रोफाइल जनरेट होता है, जैसे कि पैराबोलिक प्रोफाइल के टाइप से वो जनरेट होगा। ओके, तो इसको हम थर्मोडायनामिक या हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर भी बोलते हैं, इसी को हम बाउंड्री लेयर भी बोलते हैं, जैसे कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो क्या है, लिक्विड एंड गैस में जहां पे हीट ट्रांसफर होगा, डिफरेंट मीडियम में हीट ट्रांसफर होगा, तो उसको आप कौन सा मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर बोलते हैं, मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर इज नोन एज अ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। नाउ
किसी को कुछ डाउट यहां तक? No. Now next mode is the radiation heat transfer, and radiation heat transfer is a electromagnetic wave. Such a energy transfer is known as a radiation heat transfer. There is a no medium of the heat transfer. जैसे कि sun and earth के बीच में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, there is a no medium. नोट करके लिख लेना, अभी आप कहीं नोट्स बना रहे होगे, लिख रहे होगे तो ठीक है। नो मीडियम, इसमें कोई भी सन एंड अर्थ के बीच में हीट ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस आर द बेसिक मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर। ओके, what is the governance law? Governance law is the Fourier's law. First one is the Fourier's law, second one is the Newton's law of the cooling, and third one is the Stephen Boltzmann law. यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, आपको दिखाई दे रहा होगा, द कंडक्शन मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर। जब कंडक्शन की हम बात करेंगे तब गवर्निंग लॉ कौन सा अप्लाई करेंगे? फोरियर्स लॉ। जब हम कन्वेक्शन की बात करेंगे तो गवर्निंग लॉ जो होता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग होता है। एंड रेडिएशन की हम जब बात करेंगे तो गवर्निंग लॉ इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये भी बहुत बार इसरो का क्वेश्चन से बेटा, विच गवर्निंग लॉ इज अप्लीकेबल फॉर द कन्वेक्शन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और गवर्निंग लॉ में दे देगा फोरियर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, किरचॉफ्स लॉ, बहुत सारे लॉ दे देंगे और यहीं से आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने एक ही इसमें दिखाया आपको कि कंडक्शंस के लिए हमेशा क्या होगा? फोरियर्स लॉ, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग, एंड रेडिएशंस के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। किसी को कुछ डाउट इस गवर्निंग लॉ में? हम एक एक डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर जो गेट के क्वेश्चंस आए हैं उसी को मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल भी बाहर से कुछ भी नहीं होगा, आई एम श्योर। ठीक है, दिस इज द फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट कंडक्शंस। द फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट कंडक्शंस, ओके, दिस इक्वेशन इज गिवन बाय द फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट कंडक्शन। ये कैसे आती है वो मैं ऑलरेडी आपको हीट ट्रांसफर में मैं बता चुका हूं, अगर नहीं भी पता तो यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ। ये कोई आपका एक सॉलिड होमोजीनियस है या होमोजीनियस सॉलिड है, ठीक है। होमोजीनियस सॉलिड दैट मीन्स इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K है, ठीक। अगर यहाँ से Q हीट ट्रांसफर कर रहे हैं आप, यहाँ पे Q हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो dx है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ पाथ। तो इस दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या किया? कंबाइन किया। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंबाइन करोगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? Q is directly proportional to the surface area, surface area to the right angle, that means जैसे कि ये कोई डस्टर को मानो, डस्टर आप देखे हो या फिर मोबाइल को लो, इसके इस राइट एंगल में जब भी आप हीट ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला एरिया लेते हैं, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये होता है हमारा सरफेस एरिया, ना कि इधर वाला एरिया। जिस डायरेक्शन से हम हीट फ्लो करते हैं उसी एरिया को हम यहाँ पे लेते हैं। तो Q is directly proportional to the A and Q is directly proportional to the temperature difference. Temperature difference. What is the meaning of temperature difference? The dT, it is equals to high temperature minus lower temperature. ओके, तो फोरियर्स लॉ हम डिफाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन से। अगर इस इक्वेशंस को याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेशन इसी से बनी हुई है। द हीट इज Q is directly proportional to the surface area which is right angle and the temperature difference with respect to the length of path is known as the Fourier's law of the heat conduction. यही डेफिनेशंस लिखी होगी, ठीक है। आपको दिखा देता हूं, देखिए, द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर through the homogeneous solid body by the conduction is directly proportional to the temperature difference across the body and cross sectional area at the right angle to the directions of the heat flow and inversely proportional to the length of path of flow. इनवर्सली लिखो या फिर उस टर्म में जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ द हीट फ्लो, ठीक है। तो अगर ये स्टार वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यू नो वेरी वेल द डेफिनेशंस ऑफ द फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट कंडक्शन।
कंडक्शन, ये रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चीजें क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट फोरियर्स लॉ में? किसी को डाउट फोरियर्स लॉ में? नो। किसी को डाउट फोरियर्स लॉ में? नहीं ना? ओके। ठीक है, सारा देखते चलो कितनी चीजें हमने कवर कर ली। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हो गया, ये देख लेते हैं। ठीक है, Q wall that means the heat is transferred by the wall minus Ka dt by dx। ठीक है, इसको देखिएगा अच्छे से। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नथिंग बट द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नथिंग बट ठीक, ये जो दिख रहा होगा आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं हम? टेम्परेचर ग्रेडियंट इज dt by dx। dt by dx इज नॉन एज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कि 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको बोला है उसने कि 30 mm है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपसे पूछ लेगा, इसरो का क्वेश्चन था ये, कहीं पे भी कैलकुलेटर यूज नहीं होता। आप क्या सोचते हो, कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन दिया है और कैलकुलेटर होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ नहीं होता, टेम्परेचर ग्रेडियंट दैट मींस dt by dx। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dt? dt मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करोगे तो 90 माइनस 30 करते और यहाँ पे 30 रख देते। ठीक है, तो 60 by 30 हो जाता है, कितना आता है? 2। 2 क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट? तो dt मतलब डिग्री सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, डिवाइडेड बाय, ये किस में दिया था? मीटर में, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में, तो डिग्री सेल्सियस पर mm। एक बार तो क्वेश्चन आया था बार का कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो मैंने अभी बताया वही चीज है। ठीक है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, क्या था? Q इज प्रोपोर्शनल टू दी dt ओवर दी d ऑफ x। ओके, एंड दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे आया? किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकता है। ये आया बेटा माइनस के ए, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन वी रिमूव दी साइन ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी एंड टेक दी वन थर्मल वन कांस्टेंट, एंड वन कांस्टेंट नेम इज नोन एज अ थर्मल कंडक्टिविटी के। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन? क्योंकि हम यहाँ पे हम लेते हैं हमेशा इस dt मतलब इन टेम्परेचर माइनस स्टार्टिंग का टेम्परेचर। ठीक है, तो dt का मीनिंग क्या था? अब मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके, T2 माइनस T1 होता है, यहाँ पे T2 माइनस T1 ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, T2 माइनस T1, बट यहाँ पे T1 ज्यादा है ना, क्योंकि T1 हायर टेम्परेचर है, T2 लोअर टेम्परेचर, इसलिए हम क्या करते हैं उसको T2 माइनस T1 करते हैं, ताकि वो आपका जो ये Q है, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो माइनस में ना आए। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? नो। तो dq by dt, देयर इज अ dq by dt क्या होता है? रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर। व्हाट इज द मीन रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर? रेट समझ में आ रहा है? रेट ऑफ द हीट, हीट की यूनिट जूल। ठीक है, टाइम के साथ चेंज होगा तो सेकेंड। के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, के जो लिखी थी, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड dt by dx इज द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dt by dx? इट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। Next one is the Newton's law of cooling, which is used for the convection heat transfer. The rate of the heat transfer is directly proportional to the surface area and the temperature difference. Okay, तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशंस बनी थी। Q is directly proportional, या फिर मैं बोलूँ वहाँ Q is directly proportional to the surface area and Q is directly proportional to the temperature difference. ओके, देखिएगा कुछ इस तरीके से
यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक। दिस इज अ सरफेस एरिया ए ऑफ एस। यहां से हम सरफेस है, ये कोई हीटिंग सरफेस है जिसका दिख रहा है, हीटिंग सरफेस बोले या टी वॉल टेम्परेचर बोले, इसका टेम्परेचर कंडीशंस क्या है, टी वॉल एट टी वॉल का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है टी इनफाइनाइट टेम्परेचर से। टी इनफाइनाइट मतलब ये जो यू वेलोसिटी के साथ जो फ्लो आ रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, कम है एज कंपेयर टू दी टी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, एक बार तो सरफेस एरिया होगा, एक बार डेल टी होगा, तो इसको कंबाइन किया हमने, तो इसी लॉ को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग। जब भी डिफरेंट मीडियम होगा तो एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा, दिख रहा है यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड, ये क्या है, इस सरफेस है, ये सरफेस है तो ये सॉलिड बोल सकते हैं, बट क्या फ्लो हो रहा है इस सरफेस के ऊपर से, लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो लिक्विड एंड सॉलिड की अगर बात हो रही है तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंट मीडियम में हीट ट्रांसफर हो रहा है, डिफरेंट मीडियम में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो कौन सा लॉ लगेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग लगेगा, जो कन्वेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। किसी को कुछ डाउट यहाँ तक, नो, हाँ या ना, बेटा जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उतनी ही चीजें मैं एमसीक्यूज में देने वाला हूँ, ठीक। क्यू इज इट इज इक्वल टू, जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने वहां पे भी हटाया था, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी ली थी, बट डिफरेंट मीडियम में हीट ट्रांसफर होगा, जब भी डिफरेंट मीडियम में हीट ट्रांसफर होगा तो ये कांस्टेंट आएगा, एंड दिस कांस्टेंट इज नॉन एज अ, कोई बताएगा मुझे इस कांस्टेंट का नाम क्या है, दिस कांस्टेंट इज नॉन एज अ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। जैसे कि वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी को के बोलते थे, वैसे एच को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच। एच कब वर्क करेगा, जब डिफरेंट मीडियम में हीट ट्रांसफर होगा। के कब वर्क करेगा, के वर्क करने का मतलब ये है कि हम फोरियर्स लॉ लगा रहे हैं, एच वर्क करने का मतलब ये है कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा रहे हैं। क्लियर है, ओके। नाउ ये चीज मैं बता चुका हूँ, एच फॉर द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ए एस सरफेस टेम्परेचर, एंड डेल टी को मैंने लिखा टी वॉल टेम्परेचर माइनस टी इनफाइनाइट। टी वॉल माइनस टी इनफाइनाइट इसलिए लिखा क्योंकि वॉल का टेम्परेचर ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू दी सराउंडिंग टेम्परेचर या फ्लूइड टेम्परेचर, ओके। इसकी सारी मीनिंग मैं बता चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट लॉ इज अ रेडिएशंस लॉ। रेडिएशंस लॉ के लिए जो रेडिएशंस मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर के लिए जो लॉ दिया था उसने दिया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बहुत सारे लॉ दिए थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो किर्चॉफ्स लॉ, किर्चॉफ्स लॉ के भी दिया था, उसके बाद एक प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी दिया था, याद आ रहा होगा। बट ये जो लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और यही हम हमेशा अप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ द ब्लैक बॉडी के केस में। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ it states that the radiation heat energy emitted by the body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. दिख रहा होगा absolute temperature, fourth power of the absolute temperature. That means emissive power of the black body. देखिएगा, this is the emissive power of the black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. अगर इस proportionality के साइन को अगर हम बताएंगे तो एक सिग्मा बी लिखता हूं मैं यहाँ पे, या फिर सिग्मा लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूं, ठीक है। दिस इज अ नाउ इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ईबी का मतलब है इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, इट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू टी की पावर 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा, सिग्मा इज नथिंग बट इट इज आल्सो, रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने यहां से हटाया और एक सिग्मा आया, और इसी को हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5, 6, 7, 8, कुछ ऐसे याद रखनी पड़ती है, 5.76 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। व्हाट इज द इमिसिविटी, द इमिसिविटी इज नथिंग बट इमिसिव पावर ऑफ द रियल बॉडी। जो रियल बॉडी रहेगी, कोई भी बॉडी की हम बात करें तो वो रियल बॉडी होती है। अगर हम ब्लैक बॉडी की हम बात करेंगे, ब्लैक बॉडी दैट मीन्स absorbing capacity, and absorbing capacity is the high, okay।
This is the formula for the Stefan-Boltzmann constant. Emissive power of the any real body, it is equal to the epsilon into sigma into t की पावर 4. ओके, ये हम रेडिएशंस में देख चुके हैं. सिग्मा इज द स्टीफन-बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक इज द थर्मल कंडक्टिविटी. थक गए क्या? प्लीज रिस्पॉन्स में. अगर सो गए तो फिर मैंने रहने दे. नहीं सर, चालू करो. नहीं, ठीक है बेटा. क्रैश कोर्स में कुछ इस तरीके से ही होता है. आपको मैं एक तरीके से जो पुराने नोट्स है उसको ही खोल के देखना है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? अभी हमने पढ़े थे क्या? फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट कंडक्शन. फोरियर्स लॉ. तो फोरियर्स लॉ ही दिया था. क्यों? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, सॉरी के नहीं आएगा क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हम लगा रहे. क्यों? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी टी ओवर दी डी ऑफ एक्स. जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो ये हमको माइनस के देखने के लिए मिला. तो क्यों? इट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स. अब हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है. स्टार इसलिए लगा रहा हूं इतने सारे, मुझे मजा नहीं आ रहा क्योंकि हर पीएसयू में, हर आईईएस या जो यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है और वहां से थर्मल कंडक्टिविटी के क्वेश्चंस नहीं लिया, मतलब उसने थर्मल हीट ट्रांसफर नहीं लिया. ठीक है. तो थर्मल कंडक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. किसी भी हम मटेरियल की अगर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं मतलब उसकी हम थर्मल कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं. ओके. द अमाउंट ऑफ द हीट पर यूनिट टाइम, per unit area that can be conducted through a plate of unit thickness of a given material. The face of the plate is differing by the 1 unit of the temperature. मतलब कुछ नहीं है, हमने जो जो उसमें दिए हुए थे टर्म, जैसे कि Q हो गया, A हो गया, dt हो गया, dx हो गया, उसने सारे टर्म को यूनिट पर यूनिट मान लिया है. ये तो बुकीज लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हैं, बट गेट बुकीज लैंग्वेज नहीं पूछता है, आपके कंसेप्ट को पूछता है. क्या होता है? द थर्मल कंडक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज अ जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला कैसे निकालोगे? न्यूटन्स लॉ, सॉरी फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आपको पता है और ये टर्म पता है कि आपको इसको बोलते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी. तो यहाँ पे के को सब्जेक्ट बनाओ, बाकी सारी वैल्यू निकालो. तो के जो है इसकी वैल्यू आती है क्यू बाय ए डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी. और ये फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए? थर्मल कंडक्टिविटी. कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चंस लास्ट टू लास्ट ईयर या 2-3 साल पहले गेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चंस है. आप बोलते हो कि सर यूनिट वाले क्वेश्चंस गेट्स में नहीं पूछे जाते, बट बुक खोल के देखिएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा. मीटर पर सेकेंड. हाँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? धर्मेंद्र कुमार सिंह. मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकंड. एनीवन? धर्मेंद्र का आंसर आया मीटर पर सेकंड. और कोई है? वॉट पर मीटर केल्विन. और कोई? बेटा 5th सेमेस्टर वाले जैन रुक जाओ थोड़ा. हाँ, 7th सेमेस्टर वाले, क्योंकि अभी आपको 1 साल हो गया, ये ट्रांसफर नहीं पड़ा. जिन्होंने बताया वो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, मेरे को पहले ही पता था. कैसे? सर मैंने बताया था ना. बहुत पता था. यस ओके. अगर नहीं पता तो देखिए क्या. क्यों मतलब आप क्या लिख सकते हैं? वॉट लिख सकते हैं, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, डी एक्स लेंथ ही थी तो आप मीटर बोल सकते हो. ये केल्विन है, डिग्री सेल्सियस. 1 मीटर से 1 मीटर गया तो वॉट पर क्या लिख सकते हैं? वॉट पर मीटर केल्विन. दिस इज द यूनिट ऑफ दिस थर्मल कंडक्टिविटी. राइट? नो, व्हाट इज नॉट करेक्ट आंसर? अनूप तांबे. बेटा 1500 रुपए का फॉर्म भरा तो कम से कम 15 नंबर लाने की बनती है, कम से कम. इसलिए बोल रहा हूं आप तो क्वालिफाई करो, मैं तो ये बोल रहा हूं. बट मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, बट जितने पैसे आपने लगाए
कम से कम उतने मार्क्स लाने की कोशिश करो, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। आप फाइनल ईयर में हो तो आपको तो क्रैक करना ही चाहिए, और कुछ भी नहीं है। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहे हो आप एंजॉय करके, उस तरीके से सारे सब्जेक्ट ऐसे धीरे धीरे पढ़ते चले जाओगे, आज से 5 महीने बाद बहुत टाइम है आपके पास। नवंबर, दिसंबर, अभी तो सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 4 महीने में क्या नहीं होता। 4 महीने में अगर आप सोचोगे कितने सब्जेक्ट आप कवर कर सकते, ओके। 4 महीने में अगर आपने 8 सब्जेक्ट भी कवर किए, हर सब्जेक्ट को आप 50-50 डिवाइड कर देते हो, अभी सब बंद है, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा। क्लास तो पता है मुझे कितनी चल रही है और आप कितने अटेंड करते हो, ये भी हमको पता है, ठीक है। तो कुछ कीजिए, कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक चीज दिख रही थी आपको, जस्ट मैं इसको रिमूव कर दूं। ठीक, के मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि के जो है, जस्ट 1 मिनट, ये स्लाइड के ऊपर, ठीक है। के ऑफ सॉलिड, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, के ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द के ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द के ऑफ गैस, ओके। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, उसका हमेशा पूछा जाता है कि थर्मल कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है। तो किसकी सबसे ज्यादा होती है? सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। सबसे पहले सॉलिड की, ठीक है, सबसे पहले किसकी होगी? सॉलिड की होगी, उसके बाद लिक्विड की होगी और उसके बाद गैस की होगी। कोई करेक्ट एग्जांपल मुझे बताएगा क्यों सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, क्यों लिक्विड की कम होती है और उससे कम गैस की क्यों होती है? एनीवन? Sir, particles of the solid part will be closer, and in remaining liquid and gases, their particle will be so dense. Very good, very good. The solid are the two type of the solid, you know very well, crystalline solid and amorphous solid, ठीक है। जो सॉलिड मतलब वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका होता है? एक मेटल का होगा। अगर हम मेटल और नॉन मेटल के ऊपर अगर जाए, किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? अगर लिक्विड और गैस की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होते हैं, एक तरीके से पोरोसिटी या वॉइड जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें आ जाते हैं। मतलब जितने ज़्यादा उसका मटेरियल का कांटेक्ट होगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। गैस या लिक्विड की हम बात करेंगे तो उसमें वॉइड्स या फिर पोरोसिटी के कारण उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं, ओके। और मेटल और नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे, मेटल और नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू दी मेटल। मेटल की सबसे ज्यादा होती है। मेटल की सबसे ज्यादा होने का रीजन ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अगर वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर उसका हुआ, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ये कोई, जस्ट 1 मिनट, ये कोई आपका ब्लॉक है जिसको मैं एक मटेरियल कोई भी आप बोल सकते हैं, इसका वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में है, प्रॉपर वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अगर वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो एक दूसरे से हीट ट्रांसफर रेट मतलब वो बढ़ाते चले जाएगा, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। बट अगर दूसरी बात करूँ, अगर यहाँ पे लिक्विड है तो कुछ वर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड्स क्रिएट होने के कारण ये वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी नॉन मेटल। किसी को डाउट इस पॉइंट में? ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस पता हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड and the thermal conductivity of the gas, okay. Now next one is a silver, copper and gold.
इसमें से सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। ये कैसे पता किया, तो ये आपको बेटा पता चलेगा। मैं तो एक दो एग्जांपल जस्ट लिए यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसकी ज्यादा होती है, मेटल और नॉन मेटल में से किसकी सबसे ज्यादा होती है, देन सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड में से किसकी ज्यादा होती है। ऐसे बहुत नंबर ऑफ मेटल आ सकते हैं और आपको किसी की भी थर्मल कंडक्टिविटी पूछी जा सकती है। गेट का मैं क्वेश्चन लूंगा लास्ट में, तब आपको यही से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि किसकी सबसे ज्यादा होती है। सबसे लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है ना, वो आप तो ग्रेटर की तरफ जा रहे हो, उसने लोवेस्ट पूछ लिया। कोई लोवेस्ट 3 या लोवेस्ट 4 पूछ लेगा, उसको बोलेगा कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो कि किसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम या ज्यादा। तो देखिएगा ये टेबल, ये चीज आपकी काम की चीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मटेरियल है और यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी दिख रही है, दो मैंने कॉलम दिए, एक मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी, मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाया है। दिस इज द मटेरियल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, ठीक। यहाँ पे देखिए, दिस इज अ डायमंड। सबसे ज्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी वो डायमंड की होती है। डायमंड की कितनी, 2200। इसकी अब यूनिट आपको पता है, वॉट पर मीटर केल्विन। 10 बार नहीं बताऊंगा। ये जो यूनिट, जो वैल्यूज दिख रही है वो वॉट पर मीटर केल्विन में है। सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की, उसके बाद सिल्वर की। तो आप याद कैसे रखोगे, डायमंड तो सबसे ज्यादा है, डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। नाउ एस सी, जस्ट 1 मिनट। Okay, now copper thermal conductivity is a 385, gold conductivity is a 314। या फिर आप सीक्वेंस याद रखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर यहां से आप सबसे मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी को याद रख सकते हो। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द मटेरियल इज द लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन में था फ्रीऑन, वाटर, ग्लास वुड एंड कॉर्क या एश दिया हुआ था। तो सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी 0.0083 वॉट पर मीटर केल्विन, फ्रीऑन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, किसी को डाउट यहां तक? तो ये टेबल आपको पता होना ही चाहिए। हाँ, ये टेबल आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। ओके, सीक्वेंस दिया था। ओके, सीक्वेंस दिया हुआ था, जैसे कि लास्ट यहां पे लिखा हुआ था, मैंने कहां पे लिखा था, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। सबसे ज्यादा सिल्वर, फिर कॉपर एंड गोल्ड। वो कहां से लिखा मैंने, यहीं से लिखा, दिख रहा होगा आपको, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। सबसे ज्यादा सिल्वर मतलब 410, फिर कॉपर 385 एंड फिर गोल्ड 314। ठीक है, तो यही मैंने लिखा था कि thermal conductivity of the silver is greater than the thermal conductivity of the copper is greater than the thermal conductivity of the gold। यहीं से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टेबल है थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट मटेरियल प्रॉपर्टी। किसी को कुछ डाउट? नाउ व्हाट इज अ थर्मल डिफिसिविटी? थर्मल डिफिसिविटी के भी ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं कि ये किस किस का फंक्शंस होता है। देखिएगा, द रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी टू द हीट कैपेसिटी इज द नॉन एज द थर्मल डिफिसिविटी। देखिएगा, क्या था हमारा, थर्मल कंडक्टिविटी था। क्या था हमारा, थर्मल कंडक्टिविटी था। इज द थर्मल कंडक्टिविटी, अल्फा इज नॉन एज द थर्मल डिफिसिविटी। ऊपर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अल्फा इज नॉन एज द थर्मल डिफिसिविटी एंड दिस इज द रो एंड सीपी। Cp is, you know very well, Cp is a specific heat
at the constant pressure, and rho is the density of the material, K is the thermal conductivity, and this is the thermal diffusivity. ओके, आया ना? क्लियर है? किसी को कुछ यहाँ पे डाउट? नो, ओके। तो thermal diffusivity is nothing but it is a functions of the thermal conductivity and the density of the material and the heat capacity, या फिर आप बोल सकते हो the conductivity या it is a ratio of the thermal conductivity to the heat capacity। इस पूरे के पूरे जो टर्म को बोलते हैं हम रो इंटू सीपी को, उसको हम हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि K it is equals to 20 watt per meter, just 1 minute, K, हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, K it is equals to 20 watt per meter Kelvin, and the value of the heat capacity कुछ भी दिया रहेगा, heat capacity is the 1000, what is the value of अल्फा, कितनी होगी बता सकते हो सिंपली? तो ये पीएसयूज में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नहीं तो आप बोलोगे न्यूमेरिकल दिया मतलब सर हमको तो कैलकुलेटर चाहिए, कैलसी चाहिए हमको, हम तो इसके अलावा करेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा था, 20 था डिवाइडेड बाय 1000 कर देते, कितना आ जाता? एक से क्या था 1/15। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। नाउ व्हाट इज अ थर्मल रेजिस्टेंस? तो थर्मल रेजिस्टेंस इज लाइक कंसीडर एज अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने थर्मल रेजिस्टेंस बोला है, तो थर्मोडायनामिक्स में हम हीट की बात करते हैं। हीट कैसे आया? द ड्राइविंग पोटेंशियल इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, बट इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो वहाँ पे जो करंट जो होता है, हम यहाँ पे हीट फ्लो कर रहे हैं, वहाँ पे हम करंट फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लो करने के लिए ड्राइविंग पोटेंशियल कौन होता है? कोई बताएगा? एनीवन? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आपको सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर मैं अगर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे करंट की अगर मैं बात करूँ, आई यहाँ पे फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है आई, तो ड्राइविंग पोटेंशियल्स कौन होता है? वोल्टेज डिफरेंस होता है ना। जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगी, वैसे ही जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम thermal resistance, the thermal resistance is the heat property and the measurement of the temperature difference by which an object or material resistance the heat flow. Okay, the thermal resistance is the reciprocal of the thermal conductance. Okay, देखते हैं उसको। तो thermal resistance ये चीज समझ में आई? तो thermal resistance को हम देखते हैं, just 1 minute। चलो, यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं? ठीक, तो क्यों देखते, Q it is equals to very well from the Fourier's law of the heat conductions minus Ke dt over the dx. This is given by the Fourier's law. तो कुछ भी नहीं किया, इस Q को जैसे कि वैसे रखा और ये माइनस Ka जो दिख रहा इसके हम डिवाइडेशन में लिख सकते, तो dx by Ka लिखा हुआ है, इसको मैं नीचे लेके गया, मतलब एक ही चीज है, इसके नीचे लेके जा रहा, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो फिर से वो वैसे कि वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म दिख रही है dx by Ka, ओके, दिस dx by Ka, अगर हम बात करेंगे Q इट इज इक्वल टू दी dt ओवर दी dx by Ka। ठीक, अगर हम बात करेंगे इसकी, इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। dx by ka इज नथिंग बट दी थर्मल रेजिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। अब हम कंपैरिजन करेंगे Q का थर्मल रेजिस्टेंस से, हीट फ्लो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हेन द थर्मल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, व्हेन द थर्मल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज देन डिक्रीज द हीट ट्रांसफर। समझ में आ रहा है फॉर्मूले से। ओके, इसको मैं रिमूव कर दूं थोड़ा सा। ठीक, इतनी चीजें तो क्लियर थी। ये था फोरियर्स लॉ से आया था, इसको कुछ नहीं किया, के को मैंने डिवाइड में लेके आ गया, लिखने का तरीका बस चेंज किया। ठीक है, dx by dt इज नॉन एज अ थर्मल रेजिस्टेंस। इस टर्म को ही आप क्या बोलते हैं, इस टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, dx by k को। दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक, और एक सेंटेंस लिखा था कि R इज द एनालॉगी ऑफ दी, हाँ ये तो हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में हम सेम लेते हैं, जैसा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वैसे ही हम थर्मल रेजिस्टेंस को ही ट्रीट करेंगे। ठीक, एक सेंटेंस आया था यहाँ पे कि रेसिप्रोकल ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड दी थर्मल कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस इज नोन एज द थर्मल कंडक्टेंस। ठीक, तो थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू दी dx by ka, dx by ka। तो हमारा थर्मल कंडक्टेंस क्या होगा, थर्मल कंडक्टेंस क्या होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस, दैट मीन तो थर्मल कंडक्टेंस अगर आपको निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। दिस इज द थर्मल कंडक्टेंस, दिस इज द थर्मल कंडक्टेंस। एनीवन, किसी को डाउट? नो, चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये चीज यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा स्लाइड है नहीं अभी, इसके बाद मैं क्वेश्चंस के ऊपर ही जाऊँगा। ओके, थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल कंडक्टेंस हो गया। उसके बाद सीरीज और पैरेलल का केस हम देख लेते हैं। एक दिख रहा है सीरीज और दूसरा दिख रहा है आपको पैरेलल। मतलब क्वेश्चंस पूछने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि ये कोई वॉल है, ये कोई वॉल है, ये कोई पोर्शन है ए, ये कोई पोर्शन है बी, ये कोई पोर्शन है सी, और मैं इधर लेके जा रहा हूं ये डी, ये ई और ये एफ। अब समझिएगा सीरीज और पैरेलल होता क्या है। ठीक है, सीरीज मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे कि रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं सर्किट की, ये R1 हो गया, दूसरा हो गया हमारा R2, तीसरा हो गया हमारा R3, चौथा हो गया हमारा R4। तो ये जो दिख रहे हैं वो क्या है, R1, R2, R3 एंड R4। तो ये जो दिख रहे हैं वो सीरीज में है, बट रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, ये सीरीज में, इसको और इसको मैंने क्या कर लिया, पैरेलल में। फिर से मैं जा रहा हूँ 1, 2 एंड देन 3। ठीक है, ये हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज R1, ये R2, R3, R4, R5 एंड R6। ओके, तो R1 एंड R2 एंड R3 किस में है, R2 एंड R3 आपको दिख रहे होंगे ये पैरेलल में है। वैसे R4 एंड R5 एंड R6 किस में है, वो पैरेलल में है। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सीरीज में लेके आना है, और सीरीज के लिए क्या होता है, R इक्विवेलेंट, या कुछ आप इस तरीके से लिखते थे 1/R इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू 1 over the R1 प्लस 1 over the R2 प्लस 1 over the R3, जितने भी आपके पैरेलल में। यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं हमको पैरेलल, इसके केस में, सीरीज के केस में। ठीक है, तो 1 over the R4, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो थर्मल रेजिस्टेंस की तरफ।
किसी को कुछ यहाँ पे डाउट? किसी को कुछ यहाँ पे डाउट? ठीक है, वैसे Yes, sir. पैरेलल में भी आप करोगे तो पैरेलल में एक सिंपल केस होता है जहाँ पे लिखा हुआ है आर डी इट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, मतलब आर इक्वेलेंट इट इज इक्वल टू दी आर वन, जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में उसको ऐड कर लो, आर टू प्लस आर थ्री। ओके, ये होता है सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल में किसी को डाउट है क्या? अभी पूछ लो, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, न्यूमेरिकल्स। अब देखो, ठीक, अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूँ, थर्मल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में हम इलेक्ट्रिकली मतलब करंट फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लो होने के लिए ड्राइविंग पोटेंशियल्स हमारे पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग पोटेंशियल जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? वोल्टेज होता है। ड्राइविंग पोटेंशियल्स हमारे पास क्या होता है? वोल्टेज होता है। जस्ट 1 मिनट। ठीक, ड्राइविंग पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास? वोल्टेज होता है। जैसे कि ये वोल्टेज डिफरेंस होगा तभी आपका करंट यहाँ से फ्लो होगा, वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी आपकी यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी। ओके, तो हीट ट्रांसफर तो समझ में आया। एक टर्म आती है हीट फ्लक्स, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, हीट फ्लक्स। द हीट फ्लक्स इज डिनोटेड बाय द स्मॉल क्यू। क्यू इट इज इक्वल टू जो हीट ट्रांसफर होता है क्यू पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज नॉन एज अ हीट फ्लक्स। ठीक है, कभी कभी हीट ट्रांसफर तो आपको पता है, लेकिन हीट फ्लक्स कभी कभी पूछा जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट फ्लक्स? कितनी होगी? इसको हम लिख सकते हैं जूल या वॉट। वॉट लिखो है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अजम्पशंस ऑफ द फूरियर्स लॉ, ये तो आप पढ़ चुके होंगे कि स्टडी फ्लो होना ही चाहिए। ठीक है, वन डायमेंशनल हीट फ्लो होगा तभी हम फूरियर्स लॉ हम लगाएंगे। देयर इज अ नो इंटरनल हीट जनरेशन, मतलब इंटरनली हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, के थर्मल कंडक्टिविटी जो होनी चाहिए उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, एंड स्टडी फ्लो होना चाहिए। चलो गेट के क्वेश्चंस देखते हैं हम। ठीक, गेट का क्वेश्चंस देखने से पहले जस्ट एक कंसेप्ट को समझिएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था यही वाला कंसेप्ट कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। ठीक, अभी आप थर्मल रेजिस्टेंस अच्छे से जानते हो, तो एक क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आया था। ये आपके बुक्स में भी होगा। ठीक है, इसको बोल रहा हूं मैं ए, दिस इज अ बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक और लगा दूँ, ये हो गया हमारा जी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे कि थर्मल रेजिस्टेंस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनता है वैसे थर्मल का सर्किट बना लो। थर्मल का सर्किट कैसे बनाओगे? यहाँ पे कोई टेम्परेचर होगा T1, यहाँ पे कोई होगा T2, यहाँ पे कोई दिया होगा T3, इस सरफेस पे T4 और यहाँ पे दिया होगा T5। तो टेम्परेचर तो दिए हुए है आपके पास, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एक थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस से एक थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बी एंड सी जो है, मतलब अगर हीट यहाँ से आई, यहाँ से अगर हीट आई तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ बी के पास जाएगा, कुछ सी के पास जाएगा, मतलब वो डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा, वो सीरीज में नहीं है, पैरेलल में चला गया। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये आपने बना लिया T1 टू T2, T1 टू T2 बन गया। अब क्या हो रहा, वो डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, तो कुछ एक ये हो गया, दूसरा कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया हमारा कौन सा टेम्परेचर? T3 टेम्परेचर इस पॉइंट पे। यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस 3 2 है ना, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर कितने दिख रहे हैं? डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ, तो तीन पार्ट में हो गए। जो आपका हीट फ्लो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, तीन पार्ट में।
तो जैसे आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया वैसे ही 3 पार्ट में कर लो। एक ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा कुछ ये आ जाएगा। डायग्राम क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा वहां पे, या फिर मैं ऊपर बना देता हूँ। यस। ठीक है, ऊपर बना देता हूँ। पहला कुछ इस तरीके से, फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दो। ओके ना, फिर कितने पार्ट में हो रहा है? 3 पार्ट में हो रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऊपर देखिएगा, तीसरा ये हो गया। ओके, फिर कितने पार्ट में? फिर एक ही पार्ट बचा, तो इसको एक कर दो। तो अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोल रहा मैं टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2। जहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस रहेगा उसके बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस आएगा ही आएगा। ये होगा T3, ये होगा हमारा T4 और ये होगा हमारा T5। ठीक है, 5 टेम्परेचर थे। थर्मल रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब बताओ आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये जो पैरेलल है उसको सीरीज में कन्वर्ट कर लो, 2 एंड 3 को तो सीरीज में सेवन कन्वर्ट कर लो। सेवन यस होगा ना रेजिस्टेंस? यस, थर्मल रेजिस्टेंस 7 हो गए ना सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यस ठीक है, 7। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 थे, 5, 6, 7, हाँ 7 हो गए। ओके, अब क्या करना है? 2 एंड 3, 2 एंड 3 किस में दिख रहा है आपको? सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। 2 एंड 3 पैरेलल में है। उसके बाद 4, 5 एंड 6 भी आपके पैरेलल में है। तो इसको सबसे पहले सीरीज में कन्वर्ट कर लो। 2 एंड 3 को सीरीज में कन्वर्ट कैसे करोगे? 1 ओवर द आर इक्विवेलेंट। ओके, इट इज इक्वल टू, हम किसको कर रहे हैं? 2 एंड 3 को कर रहे हैं। 2 एंड 3 को करोगे तो क्या करोगे? 1 ओवर द आर 2 प्लस 1 ओवर द आर ऑफ 3। राइट, वैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे? 4, 5 एंड 6 है, 4, 5 एंड 6 को क्या करोगे? आर ऐसा लिखो, कंफ्यूजन नहीं होगा नीचे। ठीक है, R5 लिखा आपने, 6 लिखा और 7 लिखा, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो क्या करोगे? 1 ओवर दी R5 प्लस 1 ओवर दी R ऑफ 6, लिख नहीं रहा क्या? 6, this is a 5 and this is a 1 over the R of 7। ठीक है, 6, जस्ट 1 मिनट। चलो, क्लियर हो गया था? हाँ या ना? 1 ओवर दी कितना था? R ऑफ 5, 6, सॉरी, ये 7। हम 4, 5 एंड 6 करेंगे ना, क्योंकि 4, 5 एंड 6 हमारा किसमें है? पैरेलल में है। हम 7 को क्यों करें? 4, 5, 6, तो इसको करो 4, ये होगा हमारा 5 और ये हो गया हमारा 6। तो R 4, 5, 6 निकल आया, R हमारा कितना? 2 एंड 3 निकल के आया। तो आप इस तरीके से उसको सीरीज में कर सकते हो। ये पहला आ गया, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा ये बनेगा। बस इतना ही डायग्राम बनेगा। फिर कैसे? ये R1 आ गया, R2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, R4, 5 एंड 6 यहाँ पे आएगा एंड R7 यहाँ पे आएगा। राइट, थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आएगा। और थर्मल रेजिस्टेंस इसलिए निकाल रहे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे अभी, जस्ट 1 मिनट, कि क्यू इट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर दी डी एक्स। ओके, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? टी टी ओवर दी डी एक्स बाय के ए। दैट मीन्स डी टी ओवर दी, दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? यस सर। Okay, now look at the questions. Question number 1. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। In the descending order of the magnitude, the thermal conductivity of, फर्स्ट दिया है प्योर आयरन, ए में है प्योर आयरन, बी इज अ लिक्विड वाटर, सी इज अ सेचुरेटेड वाटर वेपर एंड डी इज अ प्योर एल्यूमिनियम, कैन बी अरेंज एज। कौन सा सीक्वेंस होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है उसने।
बी होना चाहिए सर। जी, बी बी। बी वाला, बी यस। सी ए एन डी, यस। बी सी ए एन डी, बोलिएगा। एक मिनट का टाइम है आपके पास, जिसके पास आंसर आते हैं। एक मिनट का टाइम है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट 1 मिनट, चेक द मेल। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन, हाँ हाँ, स्क्रीन नहीं 1 मिनट, दिख रहा है। अब जस्ट 1 मिनट, नहीं दिख रहा। Now is it visible? No. 1 minute. Now is it visible? Yes. What is the answer? In a descending order of the magnitude, the thermal conductivity of pure iron A, liquid water B, saturated water vapor C, and D is the pure aluminum can be arranged as a. फर्स्ट वन इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, हम बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या करोगे, सबसे ज्यादा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी उसको पहले आप लिखोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बोला उसने, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला। इसमें भी बहुत सारे लोग सब पता होता है, पूरा का पूरा मैं टेबल भी दे दूं कि कई लोगों को मैं पूरा टेबल भी दे दूं, सबकी थर्मल कंडक्टिविटी भी दे दूं, तब भी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कंफ्यूजन होता है। इसलिए वो क्वेश्चंस को लेंदी बनाया गया। ए में लिखा हुआ है ए बी सी डी, बी में लिखा हुआ है बी सी, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ठीक, एंड सी में लिखा हुआ है टी ए बी सी, एंड लास्ट में लिखा हुआ है आपका डी सी बी। तो सबसे ज्यादा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है उसको पहले लिखो, तो किसकी होगी सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी, किसकी होगी, प्योर एल्यूमिनियम की। वहां पे भी देख लो एल्यूमिनियम और आयरन में से किसकी सबसे ज्यादा होती है, पहले एल्यूमिनियम की होगी और फिर आयरन की होगी। तो यहाँ से समझ में आ रहा है आपको, एल्यूमिनियम की होगी और फिर आयरन की होगी, तो एल्यूमिनियम कौन सा, एल्यूमिनियम कौन सा हो जाएगा, डी, और फिर आयरन की होगी, आयरन मीन्स ए। कहीं दिखाई दे रहा है क्या ऐसा ऑप्शन, यस सर। सी है सर, सी। राइट, मैंने आगे बढ़ा क्या, मैं आगे नहीं बढ़ा। तो ये क्वेश्चंस कब आया था बेटा, गेट 20 मतलब 2001 की बात है। बट ऐसा नहीं कि सर तो बहुत पहले आया हुआ था, आपको कुछ भी यहाँ पे करा सकता है, बट आया तो थर्मल कंडक्टिविटी से ही था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, नए भी क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। Now next one is a steel ball of mass 1 kg and specific heat is a 0.4 kg per kilojoule per kg. Sorry, is at the temperature of the 60 degree Celsius. It is a drop into the 1 kg of water at a 20 degrees Celsius. The final steady state temperature of the water is. आप तो बोलोगे सर तो ये हीट ट्रांसफर से तो मैच हो नहीं रहा,
है तो थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन था और थोड़ा सा मैं आपको माइंड जो है रिफ्रेश करना चाहता था। रिमाइंड कीजिए, कुछ हो सकता है। स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज, एक स्टील बॉल है जिसका मास दिया 1 kg, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 0.4 एंड टेम्परेचर दिया हुआ 60 डिग्री सेल्सियस। उसको जब ड्रॉप किया जाता है किसी वाटर में तो 1 kg ऑफ वाटर, उसका मास जो है 1 kg है, बट उसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समझ में आ रहा है? मास तो उतना ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ठीक, इसका जो मास दिया होगा वो 1 kg दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया होगा मतलब इसका कुछ 0.4 हीट कैपेसिटी है किलो जूल पर केजी। ओके, एंड इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको किसी वाटर में लेके जा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। इस बॉल, तो बॉल का जो मास है वो तो 1 kg है, स्पेसिफिक हीट कितना है, वो कितना होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, बोलिए, याद आ रहा है क्या कुछ थर्मोडायनामिक्स में? 4.18 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी आ रहा ध्यान। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एग्जैक्ट होती है 4.18 और अदर के लिए कितनी होती है 0.4, ठीक है। तो ये नीचे जा रहा है, इसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा था, फिर टेम्परेचर कितना हो रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज, मतलब जब ये यहाँ पे जा रहा है, हाँ, एक 20 डिग्री सेल्सियस उसको दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर उसने पूछ लिया है। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस आप वहां से भी कर सकते हो, या फिर मैं अगर बात करूं हीट लॉस बाय द बॉडी इट इज इक्वल टू हीट गेन बाय द बॉडी, ठीक। स्टेडी फ्लो लगाओ, हीट लॉस बाय बॉडी, कितनी हीट लॉस हुई और कितनी हीट गेन हुई, हीट गेन बाय बॉडी। तो कितनी हीट लॉस हुई, तो हीट लॉस आपको पता है mcp डेल्टा टी कर रहा हूं मैं, यहां पे भी मैं mcp डेल्टा टी कर रहा हूं। देखिए अब क्या होगा, कर सकता हूं, ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चंस था बट हीट ट्रांसफर में इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि हीट की बात हो रही है यहाँ पे, टेम्परेचर में कितना चेंजेस हो रहा है वो बताना। एम जैसे कि वैसे मैं रख रहा हूँ, किसके लिए मैं एम एच लिख रहा हूँ, उसको सी पी एच लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर टी एच माइनस टी एफ, मतलब कितना है हॉट का, फिर फाइनल टेम्परेचर कितना है, इट इज एम सी इंटू सी पी सी, ओके, इंटू डेल्टा टेम्परेचर मतलब टी एफ माइनस 20 डिग्री, या फिर यहाँ पे जो टी एच की वैल्यू है उसको डाल दो 60, एम है आपके पास, ये भी 1 है, इसकी वैल्यू दी है 0.4 इंटू 60 माइनस टी एफ। क्या अननोन दिख रहा है आपको यहाँ पे, एग्जैक्ट देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि सर तो कुछ भी कहीं पे भी लिख रहे, ठीक। एम की वैल्यू फिर से 1 ही है हमारे पास, सीपीसी मतलब ये वाटर के केस में 4.18 हो जाता है, और यहाँ पे टी एफ माइनस 20। क्या अननोन दिख रहा है यहाँ पे, एक टेम्परेचर टी एफ अननोन दिख रहा है, तो टी एफ की वैल्यू मुझे बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एफ, एनीवन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, या फिर डबल से लिखूं? क्योंकि बाकी के लोग तो उनको तो कुछ पता चला नहीं, चले गए ना, आई थिंक 10 से 12 लोग,
जो टाइम पास करने आए थे, जो हमेशा आते हैं और हमेशा आएंगे। ठीक, ये क्लास जब आप पैसे दे के करोगे तो लाइन में लगना पड़ता बेटा है ना। सुबह लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैसे देने के बाद भी जो फर्स्ट वाली रो होती है वो नहीं मिलती। फर्स्ट रो क्या लास्ट रो में भी आपका नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर दूसरे बैच में लगेगा, सब समझ में आता है जब पैसा देते हो तब। ये तो उनको ही पता होना चाहिए, हम फालतू की बातें नहीं करते। हाँ, ये क्लियर है या नहीं है? ये डबल से लिखूं? ओके, आगे बढ़े फिर। कुछ नहीं, सारी वैल्यूज को रखो, टी एफ आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशंस करोगे तो टी एफ एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ से अराउंड आएगा वो टेम्परेचर आसपास आएगा 30। हाँ, पुट करो सारी वैल्यू, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। द थर्मल डिफिसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज, थर्मल डिफिसिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कोई बताएगा इसका आंसर? एनीवन? गेट 11 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ जी, अब बताइएगा, अब बताना जब मैं फॉर्मूला लिखूं। Thermal diffusivity is nothing but it is equals to thermal conductivity to the heat capacity। अब बताओ, अभी आपको बताया था फॉर्मूला। Thermal diffusivity of the substance is inversely proportional to the thermal conductivity, directly proportional to the thermal conductivity, directly proportional to the square of the thermal conductivity, inversely proportional to the square of the thermal conductivity। बच्चों वाला खेल है, फॉर्मूला भी लिख के दे दिया। बी इज द करेक्ट, गुड। Sir, directly करेक्ट, proportional to the thermal conductivity. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थर्मल कंडक्टिविटी, वो दिख ही रहा है, राइट। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी की डेफिनेशंस पूछ लिया एक तरीके से। आगे देखते हैं, आगे है नहीं? ओके, जस्ट 1 मिनट, एक क्वेश्चन है मेरे पास जो गेट में आ चुका है। ओके, नाउ गेट के क्वेश्चंस देखने के लिए दिख रहे होंगे आपको, ठीक। दिख रहा है बेटा? आईएएस के क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे आपको। ये वाला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट कंडक्शंस। ठीक, जस्ट 1 मिनट। ठीक, the Fourier's law of the heat conduction equations give it is equals to minus Ka dt over the dx। ठीक है, फर्स्ट स्टडी स्टेट कंडीशंस, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिफॉर्म टेम्परेचर एट द वॉल सरफेस, वन डायमेंशनल हीट फ्लो। मतलब क्या दिखाई दे रहा है वो पूछा हुआ है क्वेश्चंस में कि जो फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट कंडक्शंस है उसके अजम्पशंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला स्टडी स्टेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बताया था हमने फोरियर्स लॉ के अजम्पशंस। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, यस, के कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड वन इज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, हाँ या ना, वन डायमेंशनल, यस और नो, बताइए जल्दी। ये मत सोचना कि सर आईएएस में आया गेट में नहीं आएगा। आईएएस के क्वेश्चंस गेट में आते हैं, गेट के क्वेश्चन आईएएस में आते हैं। एनीवन? नो, लाइट इज गोल। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस फोरियर्स लॉ के अजम्पशंस के ऊपर था।
स्टडी फ्लो भी होता है, वन डायमेंशन भी होता है। थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होती है, क्या होती है? इक्वल थर्मल कंडक्टिविटी होगी ही होगी, राइट। तो आंसर इज, बहुत सारे लोगों ने आंसर तो दिए, जस्ट 1 मिनट। डी, डी और बी। डी इज 1 3 एंड 4, 1 3। बेटा 2 भी तो होगा, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थर्मल बी कंडक्टिविटी। आएगा बी। हम्म, 1 भी होगा, स्टेडी बी स्टेट होना ही चाहिए। बी 1 2 एंड 4, यस इट इज करेक्ट। ओके, नाउ आई विल सेंड द अटेंडेंस लिंक, जस्ट वेट। एंड एक और क्लास होगी जिसमें हीट एक्सचेंजर के जो गेट में आए वाले क्वेश्चंस, कंसेप्ट से लेकर तो गेट में आए वाले क्वेश्चंस को हम बताएंगे। और इसलिए उसको हीट एक्सचेंजर ही लूंगा मैं, क्योंकि हर बार गेट के क्वेश्चंस में हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी कभी कन्वेक्शन से नहीं पूछ लेता, कभी कभी वो रेडिएशन से नहीं पूछता है, बट हर बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हीट एक्सचेंजर से। पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, हीट एक्सचेंजर। ओके, जस्ट वेट, आई विल सेंड द अटेंडेंस लिंक। हेलो, अटेंडेंस लिंक मैं आज के दिन ग्रुप पे डालूंगा। ग्रुप पे इसलिए डालूंगा, मुझे देखने दो किसने, मतलब गेट के फॉर्म भरे हैं आपने तो क्लास अटेंड करना ही चाहिए। ओके, तो ग्रुप पे मैं डाल दूंगा अटेंडेंस लिंक फिल करना। ओके, थैंक यू। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। सर ये नोट्स मिल सकते हैं क्या? यस यस, मिल जाएगी। प्लीज सर। यस सर।